तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओवा टीम अभिषेक। दोस्तों आज हम यहां पे मौजूद हैं ओवा इंडिया कंपनी के हेड ऑफिस। जी हां दोस्तों, आज हम हरियाणा राज्य के रोहतक में यहाँ पे मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में बात नहीं करूंगा, अपने बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सी सफलता हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ खुद कंपनी के सीईओ, ओवा इंडिया कंपनी के सीईओ मिस्टर श्री जेपी ढंकर जी मौजूद है बात करने के लिए। तो मैं सबसे पहले सर वक्त को बर्बाद नहीं करूंगा, आपका हमारे इस ओवा इंडिया चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। और आप अपना कीमती समय निकाल के आए उसके लिए भी, और आपके जो भी यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ ओवा इंडिया पूरे मैनेजमेंट की तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतने बड़े कंपनी के सीईओ और हमें आपने टाइम दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके हमेशा आभारी रहेंगे, हमारे सवेरे दर्शक आपको आभारी रहेंगे। सबसे पहला सवाल स्टार्टिंग में आपसे जानना चाहूँगा सर, आप इस नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत किस तरीके से हुई, आखिर आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग के खूबसूरत बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस किसने कराया था? जी 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 दोस्तों, जैसे कि सर ने सवाल पूछा कि इस इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत कैसे हुई, तो इस इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम जितने भी लीडर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबकी शुरुआत बाई चांस होती है। कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई हितैषी आपको इसके बारे में बताता है। ठीक ऐसे ही हमें भी एक रिश्तेदार ने बताया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। स्टार्टिंग में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जो माहौल होता है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मैंने ताल कटोरा के अंदर देखा, लोगों की अचीवमेंट देखी, सेलिब्रेशन देखे, स्टोरियाँ सुनी, तो लगा कि इस इंडस्ट्री में हम एज ए कैरियर, एक रोज़गार को हम अपना सकते हैं। और दोस्तों वहाँ से शुरुआत की। इस बिज़नेस को सीखना पड़ता है, हमने भी सीखा और लगातार एक कंपनी को मैंने काफ़ी साल दिए। उसके बाद लगा कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो अलग है, जो दिखाया जा रहा है माहौल वो अलग है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने 4 कंपनियाँ की अभिषेक जी अपनी लाइफ के अंदर, सालों साल लगाए, हर कंपनी में मैंने सालों काम किया। और एक कंपनी में मैंने काम किया, बड़ी अचीवमेंट ली, लेकिन टॉप पे लेवल पे पैसा नहीं था। हिडन कंडीशंस, मल्टीलैक्स मेंटेन, 4 कंपनी मैंने जो की, प्रोडक्ट बेस्ड थी चारों की चारों, और इंडस्ट्री के अंदर बड़े नाम हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम क्यों किसी को प्रमोट करें, तो चारों बड़े नाम थे, लेकिन प्लान कंडीशंस भरे हुए, मल्टीलैक्स से भरे हुए, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहा है, रीपर्चेज नहीं आ रही, तो लगा कि फ्यूचर सेफ नहीं है। और जिस उद्देश्य को लेकर मैंने ज्वाइन किया था डायरेक्ट सेलिंग को, वो था मान सम्मान, पैसा, सिक्योरिटी। और ये तीनों चीज़ 26 साल में जो इंडस्ट्री काम कर रही भारत के अंदर, मैं दावे के साथ बोलता हूँ 26 साल के अंदर भी कैरियर सेफ नहीं है। यूथ इस बिज़नेस को ज्वाइन करके आज सफल नहीं हो पा रहा, तो लगा कि कुछ बदलाव इस इंडस्ट्री को चाहिए। तो आप आज एक यूथ जागरूक हो चुका है, सोशल मीडिया है, तो जो उद्देश्य मेरा था वो कहीं ना कहीं 16-17 सालों में जो इस इंडस्ट्री में काम किया पूरा नहीं हुआ। उद्देश्य एक ही था कि पैसा कमाना। जी सर आपसे थोड़ा सा मैं नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस वक्त आप नेटवर्क मार्केटिंग में इंट्रोड्यूस हुए उसके पहले आपने किस तरीके से, आपकी प्रोफेशन क्या रही है, किस तरीके से आप किस फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अगर आपके अपलाइन स्टार्टिंग में आपके फ्रेशर थे उस वक्त अगर आपको नहीं बताए होते, आज आप नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा किस बिजनेस में होते, कौन से प्रोफेशन में होते? जी 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 देखिए दोस्तों, भविष्य जो होता है वो गर्भ में होता है। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, पिताजी डीटीसी में ड्राइवर थे और खेती थी अपनी, किसान परिवार से हूँ मैं। रोहतक के पास छोटा सा गांव है करोथा मायना, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो बिल्कुल +2 की ही थी मैंने, तभी इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा जहाँ एक रोज़गार की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं यूथ को टारगेट बनाया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि मैच्योर आदमी इसको समझ जाता है। यूथ के सपने बड़े होते हैं, ड्रीम जगाए जाते हैं। तो जैसे ही मैंने +2 की तो मेरे को इसका प्लान दिखाया गया, मेरे को समझ में आया। तो भविष्य में मैं क्या करता, मैं स्पोर्ट्समैन था, फुटबॉल, कबड्डी, रेसलिंग में था। तो मेरा जो ड्रीम था वो था कि कभी ना कभी पुलिस में जाएं, देश के लिए कुछ मेडल लेके आएँ, देश के लिए कुछ मैं बड़ा करता। तो इस इंडस्ट्री ने मेरे 16 साल में जो सपने बर्बाद किया, या फ्यूचर में बोलूँगा मेरा तबाह किया था कहीं ना कहीं। इसीलिए आज एक नए प्लेटफॉर्म की हमने शुरुआत की है, एक रिवेंज, एक रेवोल्यूशन के नाम पे हम आए हैं। तो आज ये जेपी धनखड़ जो 16 साल, एक गोल्डन पीरियड जो होता है यूथ का, 18 से लेके जो 30-35 साल का पीरियड होता है, वो इसमें काम किया। तो मेरा जो, अगर बात करूँ मैं क्या करता, तो मैं स्पोर्ट्स में होता सर। स्पोर्ट्स में? जी
वहीं अपना कैरियर देख पा रहा था। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि आपको लगभग 16 साल से अधिक वक्त हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए आता है, और जहाँ से आप एक बहुत बड़े लीडर है, जिस भी कंपनी में आप गए आपने अपनी कामयाबी के झंडे बुलंद किए। आपके द्वारा कोई ऐसा काम जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड किसी एक ऐसे मतलब कि जो आप उस घटना को जिक्र करना चाहेंगे जो किसी एक आम आदमी की लाइफ को चेंज किया हो? जैसे होता है ना, एक बहुत मतलब ऐसी नॉर्मल फैमिली का बंदा, उसकी लाइफ को आपने इंप्रूव किया हो, कोई एक ऐसा एग्जांपल हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी दोस्तों, मैंने लगभग 16-17 साल इस इंडस्ट्री में काम किया, 4 अलग अलग कंपनियों में काम किया। तो अगर मैं बात करूँ बदलाव की, जी 16 साल में मैंने देखा कि हमने लाखों लोगों को बर्बाद किया। मेरी टीम में 60-62 हज़ार एक टीम में कंपनी में काम किया, 8-10 हज़ार लोग दूसरी कंपनी में, 6,500 हज़ार फिर कंपनी में, 5,500-6 हज़ार चौथी कंपनी में। और कहीं ना कहीं उन लोगों को भ्रमित ही इस इंडस्ट्री के द्वारा हम लोगों ने माहौल में डाला, और ये देखा कि लाखों लोगों को मैं इस इंडस्ट्री में बर्बाद कर चुका हूँ अपने डाउनलाइन के रूप में। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, किसी की ज़िंदगी को नहीं बदला, ना बेहतर बनाया। और ये लगा कि जब मैंने कंपनी बदली, एक ही बात थी कि मेरी वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं, माहौल की वजह से या मोटिवेशन की वजह से। इसलिए मैं बार बार कंपनी बदलता रहा कि इस कंपनी में मैंने लाखों लोगों को ख़राब कर रहा हूँ, ज़िंदगी उनकी सेट नहीं होगी, उनके यूथ परिवार तक हम जुड़ जाते हैं। सर, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, आपकी एक दुनिया होती है, आपका नेटवर्क, आपके अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी क्रॉस टीम के साथ आपके संबंध बनते हैं। एक नया समाज, एक नई दुनिया होती है आपकी इर्द गिर्द। तो उसको अगर आप यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी बद्दुआएं मिलती हैं। और यही कारण रहा बार बार कंपनी बदलने का कि देखा कि अपनी टीम को हम सफल नहीं कर पाएंगे, इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, तब जाकर उन कंपनियों को छोड़ा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी को सफल कर दिया किसी भी कंपनी में। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि जब मैंने किसी कंपनी में काम किया, मैं अचीवर रहा हूँ। पहले महीने से लेके जब मेरी फर्स्ट कंपनी थी, उसमें मेरे को टाइम लगा 1.25 लाख तक पहुंचने में। लेकिन उसके बाद जो मैंने 3 कंपनी की, पहले महीने में 50 हज़ार से ज़्यादा पे आउट था मेरा। और जब मैंने कंपनी को क्विट किया, वो लीडर्स भी देख रहे होंगे जिनकी टीम में मैंने काम किया, वो कंपनी भी देख रही होंगे, वो डायरेक्टर भी जिनके साथ मैंने काम किया, उनको पता है कि जब जेपी धनखड़ चला है तो इतिहास खड़ा हुआ है। और जहाँ पर बोलता है कि बद्दुआ मिली हुई है, श्रापित है, ये जगह काम नहीं चल सकता, उन कंपनियों को हमने चलाया। और हर कंपनी के अंदर MD डायरेक्टर तक पहचान हुई और एक नया माहौल हमने क्रिएट करके दिया। तो कंपनी बदलने का बार बार एक उद्देश्य था कि हम लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे थे, यूथ को ख़राब कर रहे थे, इसलिए कंपनी को चेंज किया सर। तो ओवा इंडिया की शुरुआत की है बदलाव के लिए, बेहतर करने के लिए। जी सर, एक ऐसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि लीडर के लिए होना चाहिए। आप ऑलरेडी 16 साल से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। एक बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपने लेकर के आता है, उसको स्टार्टिंग में कौन कौन से काम करने चाहिए ताकि शुरुआत में, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक नया रास्ता बनाने से बेहतर है कि जो पुराने सफल लोग उस रास्ते पर चले, हमें उसी रास्ते को अपनाना चाहिए। तो उस रास्ते आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए किन किन रास्तों पर चलना चाहिए? थोड़ा सा इन शॉर्ट में आपसे चाहूँगा आप थोड़ा इस पर डिस्क्राइब करें। ओके, थैंक यू अभिषेक जी। ये जो सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल था आपका। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग आज भारत के अंदर हज़ारों हज़ार कंपनी काम कर रही हैं। बोला जाता है कि लगभग 35,000 कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहर की। कुछ कंपनियाँ होती हैं क्षेत्र वाइज, कुछ कंपनी है नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, कुछ इंटरनेशनल भी काम कर रही हैं। आज भारत के अंदर MLM करना बेवकूफ़ी है। यूथ के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कि इस MLM में आने से बेहतर है कि आप खुद का कोई ना कोई रोज़गार बनाएं, खुद की कोई प्रोडक्ट सेल करें, ट्रेडिशनल मार्केट आप सेट करें या अपना जॉब कहीं देखें। आप अपना कैरियर की जिम्मेदारी आपकी है। आज भारत के अंदर ना गाइडलाइन है प्रॉपर तरीके से, ना कानून है, और जब तक एक्ट नहीं आएगा यूथ का कैरियर सेफ नहीं होगा, यूथ यूज़ होता रहेगा। और अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग हो या ट्रेडिशनल मार्केट हो, अनुभव पैसा कमाता है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो सफल हैं, लेकिन अगर एक यूथ एक फ्रेशर रेस्टोरेंट डालेगा तो नुकसान होगा ही होगा। आपने देखा होगा दुकानें चल रही हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अगर एक फ्रेशर दुकान डालेगा उसको नुकसान होगा ही होगा। बहुत सारे ढाबे हैं, फ्रेशर आदमी अगर ढाबा करेगा तो नुकसान होगा। यानी कि फ्रेशर आदमी बगैर अनुभव के पैसा नहीं कमा सकता, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो या वो ट्रेडिशनल हो। तो मैं यूथ को बोलना चाहूँगा दोस्तों, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग जब तक एक्ट नहीं आता, जब तक गाइडलाइन प्रॉपर नहीं आती, सख्त कानून नहीं बनता, तो आप किसी भी कंपनी में जब जाएं तो जो आपके अपलाइन है, जो कंपनी है, उस कंपनी का सबसे पहले नीयत और नीति चेक करें। कंपनी के जो MD CEO डायरेक्टर या सीनियर मैनेजमेंट में हैं, लीडर्स की बात नहीं करेंगे, उनका एक्सपीरियंस क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उन्होंने कंपनी क्यों खोली, उनका उद्देश्य और विज़न क्या रहा कंपनी खोलने के पीछे,
क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट है? क्या उस कंपनी के अंदर 6 महीने साल में कोई सफल हुआ? टेस्टिमोनियल्स पे नहीं जाएं, सेमिनारों में बोली जा रही बातों पे ना जाएं। जब आप इसमें कैरियर देख रहे हो, अपनी ज़िंदगी का भविष्य देख रहे हो, रोजगार देख रहे हो, तो आपको कुछ R&D करनी चाहिए। 5, 10, 20, 50 रुपये खर्च करो, लीडर्स के परिवारों से जाके मिलो, उनके पड़ोसी से उनके R&D करो कि क्या ये सफल हैं जिनको आप सफल बोल रहे हो सेमिनारों में। क्योंकि सर स्टेज का लीडर्स अलग है और फील्ड का लीडर अलग है। तो मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं आज अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं नज़र आ रही, इस वजह से लाखों लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। तो यूथ जो है एक परिवार में एंट्री करने का रास्ता है आज डायरेक्ट सेलिंग में। और लीडर्स क्या करते हैं, यूथ से मिलकर उसके माँ बाप से मिलते हैं और उसके माँ बाप को वो ऐसी बातों में लेते हैं कि वो मान जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो यूथ अपने 5-10 साल ख़राब कर देता है। अगर आप कोई कंपनी कर भी लेते हैं, 6 महीने उसको देखिए, अगर 6 महीने में 1 साल में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, पे आउट नहीं आ रहा, तो आपको कंपनी छोड़ देनी चाहिए। थैंक यू सर। एक और भी बड़ा सेंटिमेंटल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये मेरे पास भी बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ चुके हैं। आज जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है अपने आप में एक पॉलिटिक्स बन गई है। जिस तरीके से बीजेपी वाले कांग्रेस को बोलते हैं, कांग्रेस मतलब एक दूसरे पे आरोप डिबेट करते हैं, मतलब तुम ओवा इंडिया में आ जाओ, वो बोलता है किसी और में चले जाओ। बट जैसे डिबेट में लोग चैनल पे लड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब उसका कोई रिजल्ट निकलता है। वो बीजेपी वाला तो ऐसा नहीं कोई कांग्रेस में चला जाएगा, कांग्रेस वाला तो इसी तरीके से कुछ आज के टाइम में रिजल्ट नहीं निकल रहा है। वो चाहता है कि हमारी कंपनी बढ़ी है, वो बोलता है हमारी कंपनी बढ़ी है, लेकिन बीच में जो नेटवर्कर होता है, जो आम जो नेटवर्कर होता है, वो पीस के रह जाता है। कोई भी कंपनी आती है, मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन शायद लंबा हो जाएगा, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी नेटवर्कर होता है, वो बोलता है भाई साहब मेरी कंपनी है, न्यू कंपनी खुलती है, जिस स्टार्टिंग में बात करूंगा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जो एक पुरानी कंपनी है, एक नई कंपनी खुलती है तो उससे कुछ बेहतर करती है, चाहे वो प्लान की बात करे, चाहे प्रोडक्ट की बात करे, प्राइस की बात करे, वो बोलती है हमारी कंपनी अच्छी है। फिर 2-4-5 साल बाद दूसरी कंपनी खुल जाती है, वो बोलती है वो बुरी है, हमारी कंपनी है। हम भी तो वही काम कर रहे हैं। तो लोग ओवा इंडिया और बाकी में क्या डिफरेंस है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर। आप भी तो उसी इंडस्ट्री के पार्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में, जिस इंडस्ट्री में 16 साल आपने दिया, तो हमारी और आप में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ। जी। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। आप कोई भी सवाल पूछिए। और आपने देखा होगा हमने कोई सवाल लिख नहीं रखा दोस्तों। अभिषेक जी के पास कोई सवाल लिखा हुआ नहीं था और ना पहले कोई तैयारी की कि मैं ये सवाल पूछूंगा ये जवाब हूँ। ज़्यादातर अभिषेक जी आजकल जो इंटरव्यू होते हैं वो रटे रटाए होते हैं। तो आपका जो सवाल था कि हर कंपनी बोलती है कि मैं बेहतर करूँगी और उससे अच्छे काम करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 2 तरह के लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनियां बनाते हैं। पहले जो होते हैं उद्योगपति, मैक्सिमम जो कंपनियां वो उद्योगपतियों की कंपनियां हैं। उसके बाद होते हैं लीडर्स कंपनी बनाते हैं। तो पहले हम उद्योगपति की बात करते हैं, फिर लीडर्स की बात आएगी। जो काम कर चुके हैं वो कंपनी बनाते हैं। उद्योगपति क्या होते हैं, प्लान बनवाते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनर से। उद्योगपति को कोई ना कोई गाइड करता है कि सर आप कंपनी बनाइए, हम कंपनी नहीं बना सकते, हम पैसे नहीं लगा सकते, तो आप कंपनी बनाइए। उद्योगपति को समझ में आता है बचत, प्रॉफिट, तो उसको दिखाया जाता है कि 40 रुपये की चीज़ 4000 रुपये की बिकेगी। उद्योगपति को समझ में आता है। कई बार ये ऊपर नीचे होता है। तो उद्योगपति का विजन और मिशन, उद्देश्य नहीं है उसमें कामयाब होना। वो लोगों के साथ इमोशनल अटैच नहीं होता, उसको बिजनेस की नॉलेज नहीं होती। इस बिज़नेस के अंदर इम्पोर्टेंट है, किसी भी बिज़नेस के अंदर उस बिज़नेस की नॉलेज होना। प्रोफाइल बड़े होते हैं कुछ कंपनियों के, प्रोफाइल पे आजकल बहुत बड़ी बात बोली जाती है कि प्रोफाइल चेक करो, प्रोफाइल चेक करो। लेकिन जो कंपनी आज से 26 साल पहले स्टार्ट हुई, क्या प्रोफाइल थे? लेकिन आज जो प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, उस कंपनी में काम कर रहे हैं टॉप अचीवर्स, उस दिन जुड़े थे प्रोफाइल नहीं था, आज वो प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, यानी गुमराह कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उद्योगपति का अगर बिजनेस चल गया तो भी वो बंद कर सकता है, नहीं चलेगा घाटे में वो काम नहीं करेगा, नॉलेज उसको है नहीं। एक लीडर आएगा, वो उसको नया प्लान बताएगा, वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। दूसरी कंपनी का लीडर आएगा, वो दूसरा प्लान उसको बताएगा, उसको भी इम्प्लीमेंट कर देगा। और ये आप सबने हमने देखा, कई कंपनी में आपने देखा होगा कि जो मालिक होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती, लीडर्स उनको भ्रमित करते हैं और प्लान क्रैश हो जाता है। ये तो था उद्योगपति, प्रॉफिट देखता है, उसको बिजनेस की नॉलेज नहीं होती। इंपॉर्टेंट नॉलेज है। आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका प्रोफाइल नहीं था, लेकिन नॉलेज थी, इसलिए प्रधानमंत्री हैं। दूसरे हम देखते हैं प्रोफाइल दूसरे का बहुत बड़ा था, लेकिन नॉलेज नहीं थी, प्रोफाइल की वजह से वो आज कुछ नहीं है भाई साहब। तो इम्पोर्टेंट नॉलेज है। अब आते हैं दूसरी कंपनी जो खुलती हैं, लीडर्स जो कंपनी खोलते हैं, उन लीडर्स ने जो कंपनी खोल ली, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा दूसरी कंपनियों में, कौन कौन सी उन्होंने कंपनी की और उनका उद्देश्य क्या है कंपनी खोलने का। कई कंपनी खुलती हैं घाटे में, जो उनके डायरेक्ट MD होते हैं, जो CEO होते हैं, वो नुकसान में, कर्जे में होके कोई ना कोई फाइनेंसर पकड़ते हैं
या 4-5 पार्टनर मिलकर कंपनी खोलते हैं, उनका जो प्लान होता है वो लेवल, मैट्रिक्स, बोर्ड, सिंगल लेग, नॉन वर्किंग, क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट के प्लान या प्रोडक्ट दिखाया जाता है मनी सोल्यूशन के रूप में। एक ऑफिस कर लेते हैं, दिखावा करते हैं, रिसेप्शन पर लड़की रखते हैं और वो शुरुआत करके उनका ड्रीम है बंद करके भागने का। साल 2 साल 5 साल की उनकी मियाद है। उनसे पूछो कि पिछली कंपनी में आपने क्या त्याग किया, पिछली कंपनी में आपने क्या विरोध किया, जिस कंपनी से आप निकल गए क्या विरोध किया आपने, अगर गलत था तो क्या विरोध किया, और अगर गलत नहीं था तो कंपनी क्यों छोड़ी थी, अगर सही थी तो छोड़ना नहीं चाहिए था, और अगर छोड़ा तो समाज को क्या बताया आपने वो कंपनी गलत थी, या चुपचाप बैठ गए आप। तो आपका रिवेंज क्या रहा, पिछली कंपनी में जो आप आए थे, आपने जो कंपनी खोली है उसका उद्देश्य क्या है। हर एमडी बोलेगा हम बदलाव के लिए आए हैं, हर एमडी बोलेगा हम पैसे कमाने के लिए नहीं आए, हमारा उद्देश्य है यूथ के लिए काम करना, समाज को आगे बढ़ाना, एक अच्छा रेवोल्यूशन लेके आना। हर एमडी ये बात बोलेगा, लेकिन वो पकड़ा कैसे जाएगा, उसको पकड़ने के लिए चाहिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ना, उसके प्लान को स्टडी करना। क्या उसके प्लान में बदलाव है, क्या उसके प्लान में समाज सेवा है, क्या उसका प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट है। अगर प्लान में पैसा नहीं है, उसकी बातों से नहीं पता लगेगा, तो उसका प्लान उसको बताएगा कि कंपनी कौन सी चलेगी। अब बात आती है ओवा इंडिया की। जब से सोशल मीडिया आया, जब से मैं एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, मेरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे या समाज में जो भी सोशल मीडिया था मेरे आज भी पड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे, जो भी हमने काम किया और मैंने फील्ड में काम किया है। 2 तरह के लीडर होते हैं, एक होते हैं फील्ड में काम करके सफल हुए लीडर, एक होते हैं स्टेज पे सफल हुए लीडर्स। यानी कि एसपी भारत का लड़का तो ऑलरेडी ब्रांड है, पवन मलिक का बेटा तो ऑलरेडी ब्रांड है, सोनू शर्मा का बेटा ऑलरेडी ब्रांड है, वत्स साहब का बेटा ऑलरेडी ब्रांड होगा, लेकिन फील्ड की नॉलेज उनको नहीं है, जो तजुर्बा उनके पिताजी को उनको नहीं है। तो मैंने जो काम किया 16 साल वो फील्ड में काम किया है, मैन टू मैन, गेट टुगेदर, प्लान शो करना, रोड पे कैसे दिखाते हैं, टैक्सी में कैसे दिखाते हैं, पार्क में कैसे दिखाते हैं, ऑफिस में कैसे दिखाते हैं। एक आम आदमी से लेके खास आदमी को मैंने प्लान दिखाया, जोड़ा। तो वो जो एजुकेशन होती है आपको प्रैक्टिकल, वो किताबी ज्ञान नहीं हो सकता। आपके जो सवाल जवाब, जो ट्रेनिंगों में जो वजन आएगा, जो आप बोल लेंगे, अगर आपने प्रैक्टिकल कर रखा है तो आप सही बात बोल पाएंगे। तो मैंने जो काम किया 16 साल में, हर कंपनी के अंदर फील्ड में काम किया और हर बार नया नेटवर्क बिल्ड किया। तो नेटवर्क कैसे बिल्ड होता है मुझे पता है, पीड़ा क्या क्या होती है मुझे पता है, बारिश में जब आप बाइक पे चलते हो तो कैसा फील होता है, गर्मी में जब आप बस में जाते हो तो कैसा फील होता है, जब आप जहाँ जाते हो वो बंदा नहीं मिलता तो कैसा फील होता है, और आपके घर में जब आप रात को वापस आते हो तो क्या क्या आपके घर में झगड़े होते हैं, क्या वाद विवाद होता है वो मुझे पता है, आपके दोस्त आपको क्या क्या बोलते हैं वो मुझे फील है। तो यानी कि फील्ड का जो नॉलेज मेरे को है वो सभी एमडीओ को नहीं होता। तो जो देखा कंपनियों की जो 16 साल 17 साल लगातार फील्ड में रह के कमियों को देखा कि एक लीडर्स को क्या चाहिए, एक कस्टमर को क्या चाहिए, एक सेलर को क्या चाहिए, उस हिसाब को जब उस कमजोरी को दूर करेंगे, समस्या पे बात कोई भी कर सकता है लेकिन समाधान पे बात करने वाले कम हैं। ओवा इंडिया का जो प्लान है उसके अंदर हमने फ्रेशर के लिए भी इनकम दी, उसके लिए हमने लीडर्स को भी इनकम डाली, उसके लिए हमने कस्टमर के बेनिफिट का ध्यान रखा। प्लान के अंदर ओवा इंडिया का जो प्लान है उसमें सेलर्स का विशेष ध्यान है। और ओवा इंडिया को अगर आप एक बार देखेंगे, मैं चैलेंज और दावे के साथ बोलता हूं, अगर किसी ने ठंडे दिमाग से और खुले दिमाग से पहले से कोई विचारधारा बना के अगर प्लान देख लिया, अभिषेक जी आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो 6 महीने बाद वो व्यक्ति ओवा में आएगा जिसने ओवा का प्लान देख लिया। हमने इसके अंदर नॉन वर्किंग भी डाला, हमने लाइफ टाइम लॉयल्टी भी डाला, पैसिव इनकम जो बोलते थे, हमने वुमेन एम्पावरमेंट भी डाला, और हमने वो इनकम डाली जो आज तक इस इंडस्ट्री में 26 साल में नहीं दी। और ये प्रूफ हुआ हमारे पिछले वीकली पे आउट से। और आज क्लोजिंग कंपनी की 21 दिसंबर को हम ये वीडियो बना रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो 21 दिसंबर को दोबारा से, आज वीकली है, दोबारा से पे आउट आएंगे। तो हमारा जो प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। पिछले 26 सालों में जो भारत में जितनी भी कंपनी है, खुला चैलेंज है, प्लान पर बात करो, आप डिबेट करें, एजुकेशन से एजुकेशन की बात हो, और प्लान का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एक एक इनकम क्लियर है कि हमने जो दी। दूसरी कंपनी क्या थी, खुद के पेट बड़े थे। दूसरी कंपनियों के प्लान जो थे वो कंपनी फ्रेंडली प्लान थे। ओवा इंडिया का प्लान जो है वो कस्टमर फ्रेंडली प्लान है। थैंक यू सर, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सॉरी, थोड़ा सा 2-3 सवाल और लास्ट में जाते जाते पूछना चाहूँगा। एक तो ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे मान के चलिए आज के टाइम में लीडर 2-3 तरीके, मैं फ्रेशर की बात नहीं करूँ जिसको आप प्लान दिखाने जाते हैं। मेरी भी बहुत से लोगों से बात हुई थी, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बिजनेस में ओवा में लेकर इनवाइट किया, तो उन्होंने बोला मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं करनी। मैंने पूछा रीजन, उन्होंने बोला कोई गारंटी नहीं होती, कल क्या पता कंपनी आईडी ब्लॉक कर दे, क्या पता कंपनी मेरे ऊपर किसी और को बिठा दे, क्या पता कंपनी कल को मान के चलिए प्लान ही चेंज कर दे,
अभी जैसे मान के चलिए हम लोग बूस्टर इनकम दे रहे हैं, क्या पता कल को प्लान ही चेंज हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर के लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बेस करनी नहीं है, उससे बेटर हो गया कोई और कर लेंगे, चाहे मैं किसी एक करना चाहूँगा। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप ओवा इंडिया क्यों करें, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए सर। बहुत शानदार आपका सवाल है। देखिए, जो बात आपने बोली है एथिक्स की बात है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग अलग है, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग अलग है। वर्ल्ड वाइड जो कंपनियां काम कर रही हैं मार्केट के अंदर MLM में, उनके एथिक्स हैं सर, उनके सिद्धांत हैं, और उनके सिद्धांत लिखे हुए हैं उनके मैनेजमेंट के पास। भारत के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं वो एथिक्स पे काम नहीं कर रही। भारत के अंदर डाउनलाइन को अपलाइन बना देना, हेलीकॉप्टर लैंडिंग दे देना, लेग शिफ्ट कर देना, स्पॉन्सर चेंज कर देना, आप थोड़ा सा गलत करेंगे तो बदल देंगे, प्लान चेंज कर देंगे। आज जो कंपनी प्लान लॉन्च करती हैं वो अट्रैक्शन प्लान बनाती हैं कि लोग हमारे पास आएँ, लेकिन जब वो आप स्टेबल हो जाते हैं, जो आपका फेज़ होता है, 4 तरह के फेज़ होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। एक होता है फाउंडेशन फेज़, जब कंपनी बनती है 6 महीने के अंदर फाउंडेशन तैयार होती है, प्रोडक्ट्स वगैरह जो सेट होते हैं आपके। उसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन फेज़, जब बिल्डिंग बनना शुरू होती है, जब लीडर्स आना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद होता है मोमेंटम फेज़, और फिर होता है एस्टेब्लिश फेज़, चौथा जो होता है। जब कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है, 10, 20, 50 हज़ार आदमी काम करने वाले लाखों आईडी लगा देती हैं, उस टाइम पे कंपनियां एस्टेब्लिश हो जाती हैं, सेफ हो जाती हैं, ऑटो मोड पे आ जाती हैं। 10 जाएंगे 100 आएंगे, ये मोड आ जाता है। 100 जाएंगे 1000 आएंगे। तो कंपनी क्या करती है, तब अपना असली रूप दिखाती है। उस टाइम पे कंपनियां क्या करती है, जो स्पॉन्सरशिप दे रही है वो बंद कर देंगी, प्लान को ऐसा कर देंगी कि आप कुछ नहीं कर सकते, ऊपर पैसा जाना बंद हो जाएगा। और आप इसलिए छोड़ पाते हैं कि जहाँ 10 लाख आ रहा था 2 लाख आएगा, लेकिन 2 लाख तो आ रहा है, इसलिए लोग आवाज़ नहीं उठाते। ये नीयत के ऊपर बात है दोस्तों। हमारा जो मकसद है, ओवा इंडिया का जो मकसद है, हम चाहते हैं इस इंडस्ट्री को बदलना। हमारा उद्देश्य है यूथ को रोजगार देना। ये डायरेक्ट सेलिंग जिस मकसद से आई थी, कस्टमर एम्पावरमेंट हो, रोजगार मिले, दोनों चीज़ कोई भी कंपनी नहीं दे पा रही। मेरे को एक कंपनी बताई हिंदुस्तान की जो पिछले 27 साल से 26 साल से काम कर रही है, जिसने कस्टमर को एम्पावरमेंट किया हो या ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर दी हो। बाबा रामदेव अकेला, MLM इंडस्ट्री एक तरफ है भारत की, अकेला रामदेव एक तरफ है। ट्रेडिशनल में तो है, उससे सस्ते हैं क्या किसी MLM के पास? उससे अच्छी क्वालिटी लेके आई क्या कोई? उस रेट में दिखाओ। तो ट्रेडिशनल मार्केट को MLM टक्कर नहीं दे सकती, और 26 साल में नहीं दे रही। हमारा उद्देश्य है कस्टमर को एम्पावरमेंट करना और रोजगार देना। ये क्लियर कट है। तो सही बात है सिद्धांतों की, एथिक्स की। और हम पहले दिन जब से ओवा इंडिया आई है, जब से ओवा इंडिया का विचार आया, डे 1 से हमने ट्रांसपेरेंसी रखी। हम लोगों ने 15 अगस्त को जो कंपनी की लॉन्चिंग की, 26 जुलाई को हमने सॉफ्ट लॉन्चिंग की, उसके बाद में 15 अगस्त को हार्ड लॉन्चिंग की, 10 नवंबर सितंबर को हमने आईडी लगाई सबके सामने। ओवा इंडिया ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम ना सेटिंग देंगे, ना लेग शिफ्ट होगी, और ना आपको आईडी ऊपर स्पॉन्सरिंग मिलेगी। कंपनी के 2 नेशनल प्रमोटर, 20 ब्रांड एम्बेसडर, 40 कोर लीडर, 400 फाउंडर्स हैं, और ये कंपनी की बेस है। तो सर सही खेल है एथिक्स का, और कोई अनुमान नहीं है कि छाती फाड़ के दिखा दे, वो भविष्य बताएगा। कल हम होंगे नहीं होंगे नहीं पता। हम एक बात बोलेंगे कि जो आज हम हैं, हम कल यही होंगे। हम बदलने के लिए नहीं आए, हम बदलाव के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, और हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन बदलाव हुआ है, होता है। और 26 साल हो चुके लोगों को बर्बाद होते लूटते, तो कब प्लस माइनस सभी कंपनियों को आ चुका। ओवा इंडिया का प्लान और से हटके है, तो हमारी नीयत और दिखा देगा कि हमारा मकसद और विजन क्या है। हमारा विजन एक ही है कि इस देश को ऊपर लेके जाना। और आज तक वर्ल्ड की सभी कंपनी भारत में आई, लेकिन भारत की कंपनी वर्ल्ड वाइड नहीं हुई। हमारा मकसद है कि भारत जो इतना बड़ा पॉपुलेशन का देश है, भारत जो इतना अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ देश है, भारत जो 60 देश एक तरफ, अकेला भारत एक तरफ है, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करने वाला देश है, तो हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? और हम बाहर भी जाएंगे और देश को ऊपर भी उठाएंगे। ये हमारा मकसद है, नीयत है कि लोग पैसे कमाएं, जो सपने दिखाए दूसरी कंपनियों ने वो हम पूरे करें, और वो हो रहा है। आज हिंदुस्तान की जो टॉप 20 कंपनी है, उन सब की लीडरशिप और अचीवर ओवा इंडिया में ज्वाइन हो चुके हैं, और अगले 3 से 6 महीने के अंदर मार्केट बदलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 सवाल और जी, 2 सवाल और आखिर में मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता सर। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जाकर के कस्टमर तक पहुंचना। डायरेक्ट सेलिंग का ये मतलब होता है ना, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जाकर के कस्टमर यानी जो कंज्यूमर होता है उसके पास पहुंचना। पतंजलि का पेस्ट मिलता है 40 रुपये का,
हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का पेस्ट मिलता है 65 रुपीज़ का। डायरेक्ट सेलिंग मतलब बीच के जो बिचौलिए पैसे बच रहे हैं, तो आपका प्राइस सस्ता होना चाहिए ना, तो प्राइस महंगा कहाँ से हो जाता है? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। आप तो ओवा से पहले 16 साल दूसरी कंपनी में कर चुके हैं, दूसरी कंपनियों के बारे में आपको मालूम होगा। मुझे एक चीज़ बताइए, दूसरी बात, अगर कहीं पर प्राइस कम होता है तो वहाँ पर बी भी कम कर दिया जाता है। इसका चक्कर क्या है? ये हमें समझ में नहीं आती है, ऐसा क्यों किया जाता है? ये क्यों प्राइस महंगा हो जाता है? थोड़ा सा मुझे बताइए इसके बारे में। जी सर, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग सुधरा हुआ रूप बनाया गया था ट्रेडिशनल मार्केट का। यानी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो त्रुटियां, जो कमियां थी, उसको साफ करके, बेहतर करके एक नाम आया था नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें बताया गया था, जो इसकी थीम है, जो इसका बेसिक था, मार्केट में जो बिचौलिया होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, सी&एफ, एजेंट, एडवर्टाइजमेंट, ये निकाल कर डायरेक्ट कस्टमर तक जाएगा प्रोडक्ट। दूसरी चीज़ बोली गई थी, जो मिलावट से भी बचाव होगा, क्योंकि बिचौलिए नहीं होंगे तो मिलावट नहीं होगी। मैन्युफैक्चर टू कस्टमर। बात ये नहीं बोली गई थी कि आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क यहाँ भी है, पिकअप सेंटर यहाँ भी है। ये बोला गया था कि ये जो पैसा है सेलिब्रिटी का और बिचौलियों का, ये जो व्यक्ति काम करेगा, जो कंपनी का सामान को सेल करेगा या माध्यम बनेगा नेटवर्क बिल्ड करने का, यानी कि कंपनी का टर्नओवर बढ़ाएगा, ये पैसा उनको बचेगा। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट के बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा, MLM के अंदर जितनी भी कंपनी, उनके प्रोडक्ट उठाओ, उनके प्रोडक्ट के रेट और क्वालिटी उठाओ, ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर नहीं दे सकते। डव बनाता है करोड़ों पीस, क्वालिटी बेहतर है, उसके इंग्रेडिएंट सस्ते पड़ते हैं। MLM के अंदर कोई 5 कोई 10 हज़ार पीस लेता है तो उसको वो क्वालिटी नहीं मिल पाती, वो पैकिंग, वो फील नहीं मिल पाता। और एक मनी सर्कुलेशन बना दिया लोगों ने इस प्रोडक्टों को आड़ में, यानी इसी में से पैसा निकलना। कंपनी 100 रुपये बचाती है अभिषेक जी, 1 रुपये बांटने में आज MLM कंपनियों को तकलीफ होती है। हमने क्या किया है, 1 रुपये बचाया और 99 रुपये कंपनी में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो लीडर्स हैं, उनमें बांट दिया। तो बिल्कुल सही कहा आपने। धीरे धीरे क्या है, जो भी अब नई कंपनी आएंगी वो एक नई थीम पे आए, और ओवर इंडिया की आज कॉपी करनी स्टार्ट कर दी कंपनियों ने, और ये बदलाव आएगा। तो यही है कि MLM कंपनियां कहीं ना कहीं और ज़्यादा बड़े पेट कर लिए, और ज़्यादा बचत देख ली उन्होंने। जी, एक आखिरी सवाल, जो लोग भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे मेरी टीम के लोग हो स्पेशली, या कोई और दूसरी कंपनी के जो यूथ है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको आप जाते जाते अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को जी, लीडर्स को, जो हमारे कंपनी के साथ एसोसिएट हो चुके हैं, हमारे टीम में स्पेशली ओवा टीम अभिषेक। ओके। दोस्तों, अभिषेक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज का जो काम करने की स्ट्रेटजी है, आज का जो तरीका है, कोरोना ने हमें बता दिया कि डिजिटल हो जाए, और पूरी ओवा टीम के अंदर आज बहुत सारे लीडर्स हैं जो डिजिटल हो चुके हैं, और उसमें भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं अभिषेक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। और यूट्यूब सोशल मीडिया का जो फ़ायदा है, अभिषेक जी, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, नाम लूँगा तो लिस्ट लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज स्पेशल आप अगर आए हैं तो मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा कि जो आपने ये पकड़ा है यूट्यूब को, फेसबुक को, जूम को, गूगल मीट को, सर इससे बेहतरीन तरीका MLM करने का नहीं है आज। क्योंकि आज आप फील्ड में जाओगे, पैसा आएगा 10,000, खर्चा होगा 15,000, पैसा आएगा 50,000, खर्चा होगा 65,000। तो ये जो तरीका है बिल्कुल सही है, अच्छा तरीका है दोस्तों। प्लान दिखाया जा सकता है जूम पे, प्लान दिखाया जा सकता है फेसबुक पे। तो आप लोग भी, मैं बोलूँगा जितने भी ओवा लीडर्स काम करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करना। ये बिज़नेस बताया गया था कि स्मार्ट वर्क है, ये एक्टिव इनकम नहीं, साथ में पैसिव इनकम देता है। तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए, आज हिला दे फेसबुक को। और मैं देख रहा हूँ पिछले 4 महीने से फेसबुक को कहीं ना कहीं लोगों ने ओवा बुक बना दिया, और हमने बुक कर लिया फेसबुक को। लगातार हमारे लीडर्स फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। ना सिर्फ हम अपनी कंपनी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, बल्कि हम कहीं ना कहीं गलत कंपनियों के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। जो गलत दिख रहा है हमें, चाहे वो समाज में भी दिख रहा है, हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं। हम दहेज के खिलाफ भी बोलते हैं। हमारे जो माताएं बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है आज भी दहेज प्रथा को लेके, हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं। या किसी के साथ भी जो अत्याचार होता है, सोशल मीडिया पे हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो ओवा इंडियंस छा जाएं, सोशल मीडिया से हिलेगा हिंदुस्तान। और जो दूसरी कंपनी के लीडर्स हैं या दूसरी कंपनियों के MD, CEO, CMD है, और क्यों नहीं आ रहे लाइव, क्योंकि ये अच्छा भी है, प्लस भी है, इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे ही वो लाइव आएंगे, उनके वीक पॉइंट लोग लिख देंगे। ओवा इंडिया के लीडर्स को पता है कि हमारे ना मैनेजमेंट में कमी है, ना हमारे लीडर्स में कमी है, ना हमारे प्लान में कमी है, ना हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और कैलकुलेशन में कमी है, और ना हमारे प्रोडक्ट में कमी है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, आपके हाथ में आई है। अगर आपको ओवा इंडिया की कैलकुलेशन समझ में आ गई
तो नींद नहीं आनी चाहिए। अब आपके पास मौका है, सुनहरा मौका है, छा जाएं, हिला दें पूरी सोशल मीडिया को, पूरी जूम पे मीटिंग करके, और शर्माए ना, डरे ना, एजिटेट ना हो, किसी से टकरा जाएं। चाहे कितनी इस इंडस्ट्री का बड़े से बड़े लीडर्स को आप प्लान दिखाएं, जिसको आपने प्लान दिखा दिया, ये मान के चलना आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो 6 महीने बाद वो ओवा इंडिया में आएगा ही आएगा। ऐसा ना हो कि आप बैठे रहें और सारी टीम अभिषेक जी जोड़ लें, सारी टीम जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हमारे लीडर्स वो जोड़ लें, तो आप भी नंबर छोड़ें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लास्ट में एक मैसेज दूंगा मैं कि बुरे लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बुरे लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद कर रही है। अच्छे लोग हैं वो बुराई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और बुरे लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप भी आइए, किसी भी कंपनी में काम करते हो, एक बार ज़रूर ओवा इंडिया का प्लान देखिए। हमारी लड़ाई किसी लीडर से, डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं है, हमारी लड़ाई इस इंडस्ट्री के जोक से है, जो खून चूस रहे हैं यूथ का, जो खून चूस रहे हैं समाज का, उन कंपनियों के खिलाफ जो गलत कर रही हैं। सही के साथ थे, हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल एंड वन वी ऑल। थैंक्स लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सर। आपने अपना बहुत ही बिजी शेड्यूल आपका रहता है, उस बिजी शेड्यूल से आपने कुछ वक्त निकाला। मेरा फर्ज बनता है मैं जाते जाते अंत में आपके लिए 2 शब्द बोलूं। है समय नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ की अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा प्रबल, है समय बड़ा प्रबल, पत्थर पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ जेपी ढंकर जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए हमारे साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं ओवा इंडिया के साथ। पूरे इंडिया से आप कहीं भी आप एसोसिएट होना चाहते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी कॉल करिए, अभी व्हाट्सएप करिए, मिलके बहुत बड़ा करते हैं। नमस्कार।